नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कोरोना एक बार फिर खौफ का सबब बन रहा है। चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि के कारण भारत में भी उसकी आहट सुनाई पड़ रही है, जिसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 27 दिसंबर को देश की स्वास्थ्य सेवाओं को पता लगाने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह मॉक ड्रिल साधारण न होकर असाधारण होने वाला है। इसमें देश के प्रत्येक जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी जमा की जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड क्षमता का आकलन खास तौर पर किया जाएगा। सभी जिलों की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, बिस्तर की क्षमता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन वाले आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर समर्थित बेड का आकलन भी किया जाएगा। मानव संसाधनों की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल शामिल है, जिसमें मानव संसाधन क्षमता में प्रशिक्षित पीएसए संयंत्रों के संचालन में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान एम्बुलेंस की उपलब्धता, कॉल सेंटरों की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाएगा। परीक्षण क्षमता और आरटी-पीसीआर और किट की उपलब्धता को बढ़ावा देने, रसद की उपलब्धता, आवश्यकता दवाओं की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से आयोजित की जा रही और मॉक ड्रिल जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों के मार्गदर्शन में होगा। सरकार ने एशियाई देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना अब अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करी। सरकार पूरी तैयारी होने का दावा कर रही है, लेकिन यह सभी तैयारियों की सफलता केंद्र और राज्य के बेहतर सफलता पर निर्भर करेगी। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर आर.के. तुली, मुख्य चिकित्सा सोहम इंटरनेशनल सेंटर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ डॉक्टर रवि कुमार सिंह, फिजिशियन, भी जुड़ेंगे। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं का पता लगाने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें देश के प्रत्येक जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी जमा की जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड क्षमता का आकलन खासतौर पर किया जाएगा। तो माना जाए कि भारत हर सिचुएशन के लिए अब तैयार हो चुका है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी व्याख्या दी और मैं जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है, सतर्क है और कहते सतर्कता में ही, सावधानी में ही बचाव है। तो अब पहले जैसा नजारा नहीं होने वाला कि लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, किसी को बेड नहीं मिल रहा या ऑक्सीजन की कमी हो रही है इत्यादि। और ये जो मॉक ड्रिल होगी, ये एक ड्रेस रिहर्सल होती है जैसे, तो इसके अंदर हर किसी को अपनी क्षमता और अपनी खामियां, अगर कहीं खामियां हैं तो उनको पूरी करने का पूरा मौका मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा उद्देश्य है, एक बहुत अच्छा स्टेप है। इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य मंत्री जी की सराहना करनी होगी और देशवासियों को इससे आने वाले समय में बहुत लाभ मिलेगा। परंतु प्रश्न ये है कि ठीक है, सतर्क रहना, बिल्कुल अपनी सावधानी, तैयारी पूरी करके रखनी है, दुश्मन को खटकने नहीं देना अपने दरवाजे के ऊपर, क्योंकि पर इससे भी बड़ी सोच एज ए होलिस्टिक फिजिशियन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने देखा कि पिछले कोविड-19 के दौर में जब उसके दूसरे स्ट्रेन भी आए, दुनिया में ये पैंडेमिक बहुत जबरदस्त फैली और हमारा देश जिसमें काफी स्वास्थ्य सेवाओं में कमी पाई गई या हमारा इंतजाम वैसे कभी पूरा नहीं हो सकता, परंतु जो हमारे पाश्चात्य के वेस्टर्न कंट्रीज के देश हैं जिनमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जहां पे स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कई गुना
हमारे देश से ज्यादा खर्च किया जाता है, जी। वहां पे मौतों की दर, वहां पे संक्रमण की दर और दोनों मौत की दर हमारे देश से कई गुना ज्यादा रही। जी। तो इससे भी हमें सबक सीखना चाहिए कि ये जो भारतीयों की अपनी जनजात, जो अपनी इन्नेट इम्यूनिटी है, वो बहुत अच्छी है और हम उसकी तरफ और ध्यान दें, क्योंकि पहले दौर में जितनी मौत हुई लगभग शायद कोविड-19 की वजह से डायरेक्ट नहीं हुई, पर ज्यादातर मौत हुई तो उन लोगों में हुई जो कोमॉर्बिडिटीज से, जिनको दूसरी बीमारियां जैसे मोटापा है, जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए उनको दवाई, अब इम्यून सप्रेशन के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड लोगों को दवाई दी जाती है, जिससे कि उनकी अपनी प्रतिरोध शक्ति कमजोर पड़ती है। वो इस संक्रमण में लपेटे गए और उन्हीं को उससे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो सही आपने कहा कि उन लोगों की ज्यादातर मौत हुई जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे। डॉक्टर रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर रवि, चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि वहां कोरोना का पीक इस हफ्ते आएगा। यह भारत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे देश पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? नमस्कार ऋषु जी, जैसे कि आपने बताया, चीन में अभी हालात बहुत ही बिगड़ रहे हैं और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक तक वहां पे पीक आ जाएगी। चीन हमारे देश के काफी करीब है और उससे हमारा ना बहुत नजदीकी का ही संबंध है। बहुत सारे लोग चाइना से इंडिया आते हैं, इंडिया से चाइना जाते हैं, या नियर बाई कंट्रीज में जैसे जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, यहाँ से बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं। तो ऐसी दशा में हमारे यहाँ भी इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो BA.7 वेरिएंट है, ये मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीजें हैं। जी। निमोनिया की संभावना कम है, जिससे कि जान जाने की खतरा हो। तो इसीलिए इससे ज्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है। हाँ, हमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी तरफ से सारी सावधानी रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का फॉलो करें, जो कि आजकल काफी कम हो गया है। और दूसरा है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन ड्यू है, आइदर सेकेंड डोज या बूस्टर डोज, वो सारे लोग अपने सेकेंड या बूस्टर डोज लगवा लें। बिल्कुल, सावधानी ही बचाव है। और अभी डॉक्टर रवि आपने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही कमी सबसे ज्यादा डॉक्टर R.K. तुली देखी जाती है कि कोई भी अगर समस्या आती है तो लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी चीजों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये घबराहट ही तो सबसे बड़ी घातक अवस्था है। कहते हैं ना, जो डरा वो मरा। क्योंकि डर से, घबराहट से जो हमारी अपनी रोग प्रतिरोध शक्ति है वो एकदम कमजोर हो जाती है जी। और उसकी वजह से हम संक्रमण के शिकार होने के बहुत अच्छे कैंडिडेट बन जाते हैं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी पूरी रहे, सतर्कता पूरी रहे। और इसके साथ साथ जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डॉक्टर सिंह ने कहा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अच्छे से फॉलो करें। हमारे देश ने 220 करोड़ के ऊपर लोगों का जो चिकित्साकरण किया है, जो लोग रह गए हैं उनको भी उसको पूरा कर लेना चाहिए। परंतु मैं एक कदम आपके चैनल के माध्यम से एक कदम आगे बढ़ने की गुजारिश करूंगा कि एक देश में हमको एक नई चेतावनी लानी है, एक नई लहर लानी है कि हम मात्र देखिए, ये जो वायरस है ना, ये कहीं से आए नहीं है, ये हमेशा यहाँ थे और यहीं रहेंगे और इनके वेरिएंट इत्यादि बदलते रहेंगे। म्यूटेशन हर जात का एक DNA में है। तो जो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, तो ये वायरसेस कहीं जाने वाले नहीं, और बल्कि वातावरण में जितने कीटाणु हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं या प्रोटोजोआ इत्यादि हैं, वो सब कहते हैं हमारे एक सिम्बायोटिक रिलेशन, एक म्यूचुअली बेनिफिट रिलेशनशिप में के लिए हैं। जैसे जो इंसान की सेहत है वो 3 फैक्टर्स के इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट ट्राइंगल। तो होस्ट है इंसान, इंसान की सेहत डिपेंड करती है उसके
एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके वातावरण के ऊपर, और जो भी मात्र कीटाणु ही नहीं बल्कि जितने जीव जात हैं, हम टाइगर की रक्षा क्यों करना चाहते हैं, हम आज चिड़िया की या गीदड़ की क्यों रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि इन जनजातियों की सेहत दिखलाती है कि हमारा वातावरण कितना स्वस्थ है, और वातावरण के ऊपर हमारा टोटल स्वास्थ्य डिपेंड करता है। तो ये जितनी भी जनजाति हैं, जितने जानवर धरती पे हैं, आकाश में हैं या समुद्र में हैं, वो सब का मिश्रण हमारी सेहत के लिए है, और इसमें वातावरण की बहुत बड़ी अहमियत है। हमने बहुत बड़ा अभियान किया, 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी, बहुत अच्छा काम हुआ है, परंतु आज दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 देश हमारे देश में पाए जाते हैं, और ये वातावरण बहुत ज्यादा हमारी सेहत को नुकसान कर रहा है। इस वातावरण के ऊपर भी हमारे देश के रक्षक हैं, जो हमारे देश के गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनको इसके ऊपर एक वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना होगा कि हर तरीके से इस प्रदूषण को रोका जाए। G20 अब जो इतनी बड़ी हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को उसकी प्रेसिडेंटशिप मिली है, उसके तहत बहुत काम हो रहा है, और G20 का सबसे बड़ा एक मुद्दा है एनवायरनमेंट कंट्रोल। तो अपना एनवायरनमेंट को सुधारें, इससे हम अपनी सेहत सुधारें, हम अपनी सोच सुधारें, हम अपनी दिनचर्या सुधारें, अपना स्वास्थ्य सुधारें, अपना खान पीन सुधारें, और ये सब हमें इतना सक्षम करेगा कि जब मेरी अपनी जो कवच है, स्वस्थता कवच है, जो मेरी रोग प्रतिरोध शक्ति है, वो इतनी स्वस्थ हो जाए कि कोई कीटाणु मेरे पास भटक भी नहीं सकेगा। तो मेरी इससे थोड़ा एक गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये मैसेज देश तक पहुंचे। बिल्कुल कि हमें बिल्कुल सर, बहुत अच्छी गुजारिश आपकी है, बहुत अच्छी गुजारिश है, क्योंकि कोरोना को लेकर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह हम रहते हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, तो यहाँ तो आबो हवा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस दौरान बहुत सारी बीमारियों का लोग शिकार होते हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो कोरोना से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम, इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ पैनल में आज 2 डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर रवि, जब कोरोना पहली बार भारत आया तो वो एक अजूबा बीमारी थी, लेकिन अब लोग सजग हुए हैं, स्थिर भी हुए हैं, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारा है, लेकिन लोगों में इस महामारी को लेकर गंभीरता में कमी भी आई। यदि यह वेरिएंट भारत में फैलता है तो किस तरह की दिक्कतें होंगी? सरकार तो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करनी सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन इससे हमें निपटने के लिए खुद को कैसे तैयार करना होगा? रेशु जी, ये वेरिएंट से निपटने के लिए हमें कुछ अलग तरह के प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोरोना के फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में हमने देखा कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना और साफ सफाई का ध्यान रखना। और अगर कोई बंदा आपके घर के आसपास या आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए समुचित चिकित्सा हेल्प लेना तुरंत, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कि अगर किसी को भी फीवर हो रहा है या कफ हो रहा है या इस तरीके की प्रॉब्लम है तो कम से कम अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, और अगर वो व्यक्ति कोविड से पॉजिटिव आता है तो फिर उसके बाद उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराना इस वायरस का, सो दैट कि हमें टाइमली ये चीज पता चल जाए कि किस तरीके का वेरिएंट से वो अफेक्टेड है, और अकॉर्डिंगली जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जैसे क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन, इस तरीके की जो भी मेजर्स थे उन सबों को वापस से यूज करना। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर तुली, जैसे कि आपने पहले भी चर्चा की कि भारत की अगर बात करें तो जब कोविड के दौरान मौत हुई थी बहुत सारे लोगों की, तो उनको अलग अलग बीमारियां पहले से ही थी। सर, भारत की शहरी संरचना ऐसी है कि यहाँ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन है, जैसे सांस की बीमारी, मधुमेह और बीपी। नया वेरिएंट किस एज ग्रुप और किस तरह की स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? ये जितनी बीमारी है इन सब को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहा जा रहा है। कि जैसे कहते हैं ना, हमारी जीवन शैली हमने खराब कर ली है।
एक हमारा वैदिक सेइंग है, पहला सुख निरोग काया। तो ये जो निरोग काया है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम इस मॉडर्नाइजेशन की होड़ में इसको खो बैठे हैं कि सब लोग जो एक मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। लोग खूब सारा धन तो कमाना चाहते हैं मगर अपनी सेहत को खराब कर लेते हैं। तो इस दौर में हमने अपनी जितनी डिजीजेज है, आपने जितनी बीमारी का भी नाम लिया, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज यानी कि हमारी जीवन शैली बिगाड़ने की वजह से, जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसके लिए कोई सरकार, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमको ये चीज समझनी है, अपना जो वैदिक, हमारा जो योगिक लाइफस्टाइल है, उसको एडॉप्ट करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा सोच पॉजिटिव रहे। हम हमेशा दूसरों को भले की सोचें, ना कि मात्र स्वार्थ की सोचें। और जितना हम दूसरों का भला सोचेंगे उतना हमारा ही भला होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी सेहत अच्छी होगी। और उसके साथ हम रेगुलर, सबसे पहले बहुत जरूरी है, एक बहुत पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एवरीवन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी कि हम अपना जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है कि हम अपनी जीवन शैली को सूर्य की चाल में ढालें। तो जैसे अर्ली टू बेड, रात को जल्दी सोएंगे, समय पर सोएंगे, तो सुबह सूर्य उदय होने के साथ साथ खुद उठ पाएंगे। सुबह उठ के थोड़ी अपनी स्वास्थ्य क्रिया जो कि उसमें थोड़ा पूजा पाठ भी हो, थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, थोड़ी योगिक क्रियाएं हो, और साथ में थोड़ा शारीरिक एक्सरसाइज भी हो। और फिर हमारा खान पान, हम सोचे कि मैं खा रहा हूं क्या स्वाद के लिए खा रहा हूं या अपनी सेहत के लिए खा रहा हूं। और एक बहुत पौष्टिक, संतुलित और कहते हैं ना, संतुलित आहार की जरूरत है। और जितना हो सके हमारी लाइफस्टाइल सात्विक हो। इंसान को सिर्फ मात्र अपने लिए नहीं बनाया गया है, इंसान को परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया की अपनी सोच हमें ऊपर उठानी होगी। और इससे हमारी सेहत अच्छी होगी। और इस चीज का बच्चों को शुरू से स्कूल विद्या में इस चीज की चेतना लानी होगी। बिल्कुल सही आपने कहा। और सर, सेहत अच्छी रखनी है तो इन सभी चीजों को हमें अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग स्वस्थ रहें। बूस्टर डोज को लेकर यहाँ डॉक्टर रवि, आप पहले बात कर रहे थे, तो एक सवाल आपसे ये कि सरकार का आंकड़ा है कि 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। बूस्टर डोज नहीं लेने वाले लोगों को पहले लगे टीके से मदद मिलेगी या नहीं? देखिए ऋषु जी, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है क्योंकि इसके लिए जो आंकड़े हैं वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हम लोग ये बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि जिन लोगों ने बूस्टर नहीं दिया है और केवल प्राइमरी वैक्सीनेशन ही है, वो इस BA.7 वेरिएंट से कितने सुरक्षित है। ठीक है। जो भी डाटा अवेलेबल है वो यही बताती है कि ग्रेजुअली जो है इसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीन हो जाती है, मतलब इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है इस वैक्सीनेशन से। तो अगर किसी ने बूस्टर नहीं लिया है तो प्रोफाइलेक्टिकली उन सबों को अपना बूस्टर कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, ये भी बात है कि बूस्टर वैक्सीनेशन के बाद भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि ये वायरस का जो वेरिएंट है वो आपको इन्फेक्ट ना करे। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वेरिएंट है इट कैन इवेड द इम्यूनिटी। तो इसीलिए इतना ज्यादा जो है नंबर्स आ रहे हैं चाइना में। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। और जितनी भी बातें हम आज यहाँ पर कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी को ध्यान से सुननी भी चाहिए क्योंकि ये बहुत काम की बातें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, अगर हमारी सेहत ठीक रहे। बिल्कुल। एक और अहम सवाल मैं डॉक्टर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वो हमें इससे कितना बचा पाएगा। इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अलोंग विथ कंप्लीट वैक्सीनेशन
ये दो चीजें हैं जो हमें इस वेरिएंट से बचाएगी। और एक और अहम चीज है, वो है हमारे मन की स्थिति, क्योंकि हमें अपने मन को स्ट्रांग करना है। सारी चीजें ज्यादातर मन से ही जुड़ी होती हैं। डॉक्टर तुरली, कोरोना ने जिस तरह से देश में जनहानि की और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया वो तो भरा जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों की मन स्थिति को बहुत नुकसान पहुंचाया। शहरों में घर ऐसे नहीं है कि पूरा परिवार लंबे समय तक उनमें एक साथ रह सके। इस दृष्टि से लोगों को आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 जी, हाँ, थोड़ा एक सेकंड बीच में बंद हो गई थी, ये टूट रही है। हाँ, ठीक है, अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। हाँ, प्लीज। सर, मेरा सवाल इस दौरान ये था कि कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जनहानि हुई। इस दौरान बहुत सारी चीजों की हम भरपाई कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने लोगों की मन स्थिति को बहुत नुकसान पहुंचाया। शहरों में घर ऐसे नहीं है कि पूरा परिवार लंबे समय तक उनमें एक साथ रह सके। इस दृष्टि से लोगों को कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? तो हमें इसका प्रैक्टिकल समाधान। सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 जी, अब सारा परिवार इकट्ठा रह सके। अब आप देखिए, हमारे देश में इस गुर्बत की वजह से लोगों के पास इतने छोटे मकान हैं, एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। आप उनको एक दूसरे से जुदा कैसे कर सकते हैं? और मैं आपको बताऊं, मैं एक बड़ी अच्छी ओपन कॉलोनी में रहता हूं, प्रभु की दया है। परंतु जो मेरे घर में काम करने वाले हैं उनके वो झुग्गियों झोपड़ी में रहते हैं। मेरी जो बड़ी अपस्केल कॉलोनी है, इसमें इतनी मौतें हुई पिछली दौर के दौरान, परंतु जो ये झुग्गी झोपड़ी और स्लम्स में लोग रहते हैं, वहां तो वो कहते हैं यहाँ तो हमारे किसी को बीमारी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जो जनजात इन्नेट इम्यूनिटी है वो स्वस्थ है। इसी ने हमारे देश को दूसरे देशों की से बचाया। और इसलिए अब ये ठीक है, साइंटिफिक, आई विल बी अनसाइंटिफिक टू बी टॉकिंग टू से कि आप ये मत करें। डॉक्टर आर.के. तुली, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ डॉक्टर रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।